हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर ऑफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका सेशन जो है वो कॉमर्स की मैराथन यूनिट 1 की यानी बिजनेस एनवायरनमेंट प्लस इंटरनेशनल बिजनेस की आपकी मैराथन चल रही है। और इन मैराथन में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका FDI। यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी बना था और हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, देखिए सिंपल सी भाषा में आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब जो कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर जाकर फंड का इन्वेस्टमेंट करती है उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सपोज करिए कि अगर कोई कंट्री है इंडिया, इंडिया जाके अमेरिका में फंड्स का इन्वेस्टमेंट करती है जाकर, तो उसे बोलते हैं FDI। यही अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो अगर कोई एक कंपनी सॉरी एक कोई कंट्री है वो दूसरी कंट्री में 10% इक्विटी 10% या 10% से ज्यादा इक्विटी एक्वायर करती है तो भी वो FDI कहलाया जाता है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और एंटिटी बेस्ड इन वन कंट्री इनटू अ कंपनी और एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। तो ये हमेशा दूसरी कंट्री में ही होगा, एक सेम कंट्री में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। फॉरेन का मतलब ही यही होता है कि आप दूसरी जगह जाकर अपना खुद का घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर आप इन्वेस्ट करते हो, उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दो रास्ते होते हैं, किस तरीके से आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर दो रूट्स जो है वो बताए गए हैं FDI के। एक है आपका ऑटोमेटिक रूट, एक है आपका गवर्नमेंट रूट। देखिए ऑटोमेटिक रूट का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं किसी इंडिया है समझ लीजिए, अगर इंडिया दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करती है बट वहां पर उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यानी उसको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी यहाँ पर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर गवर्नमेंट रूट की बात करें तो यहाँ पे नाम ही जैसा दिया हुआ है गवर्नमेंट रूट। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की परमिशन, गवर्नमेंट की आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। कैसे कि मैम देखिए, जैसे डिफेंस में अगर आप किसी डिफेंस चीज में आप जाके इन्वेस्ट करते हो तो आप एक बात बताइए, इसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर गवर्नमेंट का अप्रूवल रहना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो ऑटोमेटिक रूट से जाना चाहेंगे, FDI करना चाहेंगे, या फिर गवर्नमेंट रूट से आप जो है वो जाना चाहेंगे। ठीक है। ऑटोमेटिक में गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है और गवर्नमेंट रूट में आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम वहां पे FDI करने जा रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताती चले जाऊंगी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से टॉपिक से बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कौन से सेक्टर में कितना परसेंट होता है। अब ये परसेंटेज क्या है, देखिए परसेंटेज का मतलब ये है कहीं कहीं अलाउ किया जाता है कि आप 100% FDI करो, कई कई कहते हैं नहीं हम सिर्फ 10% करेंगे, कोई कोई कहता है आप 49% ही अलाउड है खाली हमारी कंट्री में, तो आप 10% से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे सेक्टर्स वाइज जो है वो डिवाइड करा गया, जो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इसको लर्न करने के दो तरीके हैं, देखिए या तो आप पूरे 100% वाले लर्न कर लीजिए। ठीक है, मैं अपना तरीका बताती हूँ, मैंने इसको किस तरीके से लर्न किया था। और ये मैथ द कॉलम में क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप जो है 49%, 20% और 74%, यहाँ पे 3 से 4 ज्यादा इतने ही परसेंटेज है, ये वाले मैंने याद किए थे और 100% वाले मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि ये याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप सारे याद नहीं कर सकते। तो आप 49%, 20%, 74% वाले याद कर लीजिए कौन कौन से सेक्टर्स में होते हैं, और बाकी जो आएगा वो 100% में आ जाएगा। इस तरीके से लर्न किया जाता है। अगर मैं बात करूँ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, तो यहाँ पर 110% ऑटोमेटिक रूट से आपको अलाउड है FDI करना। अगर मैं बात करूँ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक से सिर्फ आप 49% FDI कर सकते हो और गवर्नमेंट रूट से आप सिर्फ 49 कर सकते हो। अगर मैं एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड की बात करूं तो यहाँ ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI अलाउड है। वही एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, यहाँ पर 110% ऑटोमेटिक रूट से आप FDI कर सकते हो। ऑटो कंपनीज की मैं बात करूं, ऑटो कंपोनेंट्स की सॉरी, तो यहाँ पर भी 100% ऑटोमेटिक रूट से आप कर सकते हो। ऑटोमोबाइल्स में भी 110% आपका ऑटोमेटिक रूट से आप अप्लाई करो, FDI करो सॉरी। ठीक है, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में 49% ऑटोमेटिक से कर सकते हैं और 49% गवर्नमेंट से कर सकते हैं। वही अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, वो भी पब्लिक सेक्टर की, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट नहीं चलता, यहाँ पे सरकारी रूट चलेगा यानी गवर्नमेंट रूट चलेगा, वो भी सिर्फ 20% ही अलाउड करेगा आपको।
ठीक है, इस तरीके से ये सेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी आप याद कर लेना, सारे सेक्टर्स मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। ब्रॉडकास्ट, अगर मैं बात करूँ ब्रॉडकास्ट कंटेंट सर्विस की अपलिंकिंग की, तो यहाँ पे 100% ऑटोमेटिक रूट से आप एफडीआई कर सकते हो, लेकिन ब्रॉडकास्ट कंटेंट सर्विस 49% गवर्नमेंट से है। ब्रॉडकास्ट कैरिज सर्विस 100% ऑटोमेटिक से है। डिफेंस की बात करें तो 49% तो आप जो है ऑटोमेटिक कर सकते हो, इसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं होगी, लेकिन 49% आप गवर्नमेंट की अप्रूवल होती है। डिजिटल मीडिया है 26% गवर्नमेंट रूट से कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिक्योरिटीज मार्केट 49% ऑटोमेटिक रूट से है। ठीक है, हेल्थ केयर 74% से है दोनों से। माइनिंग जो है 100% गवर्नमेंट रूट से ही कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 100% एफडीआई तो अलाउड है, लेकिन गवर्नमेंट रूट से ही करोगे आप, यानी गवर्नमेंट की परमिशन के लेने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इंश्योरेंस 49% ऑटोमेटिक से है। मल्टी रिटेल, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो आया था वो मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग का आपसे पूछा गया था, कितना परसेंटेज, 51% होता है मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग का, वो भी गवर्नमेंट रूट से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं 110%। मैंने आपको बता दिया, अब आपके ऊपर है आपको इसको लर्न करना है या नहीं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं 110%, इसको भी 5 स्टार लगा लीजिए। प्रोहिबिटेड सेक्टर, अब आपको तो पता चल गया एफडीआई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लेकिन एफडीआई कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस जगह पर एफडीआई करना। तो कौन कौन से सेक्टर्स है जहां पर आप एफडीआई बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी भी रूट से नहीं कर सकते, मतलब फुल्ली नो है। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, यहाँ पर एफडीआई नहीं हो सकता। एनी गैम्बलिंग और बेटिंग बिजनेस, कोई भी सट्टेबाजी का बिजनेस है वहां नहीं होगा। लॉटरीज है, चाहे वो ऑनलाइन है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, आपको अलाउड नहीं है एफडीआई। चिट फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, निधि कंपनीज में नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज में नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस है, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, टी प्लांटेशन, पिसीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्रीज में आप कर सकते हो। ठीक है, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में आप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट टाउनशिप और कमर्शियल बैंक प्रोजेक्ट्स। ट्रेडिंग इन टीडीआर्स में आप नहीं कर सकते। सीक्रेट्स और एनी रिलेटेड टोबैको इंडस्ट्रीज है उसमें आपको एफडीआई अलाउड नहीं है, अगर आप चाहें तो भी नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 5 स्टार लगा लीजिए। अब आते हैं एफडीआई के टाइप्स। देखिए 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक एसेट्स के, एक आपके बिजनेस एक्टिविटी, एक आपके मोटिव के वजह से। तो सबसे पहले वन बाय वन पढ़ते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब मैम ये ग्रीन फील्ड क्या है और ब्राउन फील्ड क्या है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब है, आपको एक खाली जमीन दे दी, आपको जाकर नया उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्कुल ग्राउंड अप से आपको शुरू करना है, बिल्कुल स्क्रैच से आपको शुरू करना है। यानी आपको सिर्फ एक आपने सुना होगा ना कि आपको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता है, अब आपको अपना घर खुद बनाना है, आपको कुछ भी वहां पे फैसिलिटीज पहले से नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मैं बताऊं, बाहर की समझ लीजिए कोई कंपनी है, समझ लीजिए जापान की टोयोटा कंपनी है, तो वो आती है इंडिया में और एक फ्रेश तरीके से अपना एक ब्रांच सेटअप करती है आके इंडिया में। ठीक है, यानी फ्रेश कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग करती है सब कुछ, तो ये काफी एक्सपेंसिव होता है। देखिए आपको सब कुछ बैठे बैठाए नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी, सारी चीजें, रिसोर्सेस, सब कुछ बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो इसे बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। आपको एक खाली एक फील्ड दे दिया जाएगा, वहां पर आपको जो है वो फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है। वही इसका उल्टा होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है कि आपको जो है वो बना बनाया सब कुछ मिलेगा, आपको बस आकर इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि मैम, जैसे कि जॉइंट वेंचर और सॉरी जैसे कि मर्जर और एक्विजिशन, या तो आप किसी कंपनी के साथ आके मर्ज कर लीजिए। ठीक है, अगर बाहर की कोई कंपनी है, अगर जापान की कार की है, तो आप आइए हमारी इंडिया वाली से आप मर्ज कर लीजिए, या फिर आप एक्वायर कर लीजिए, आके कोई भी कंपनी आके इंडिया की एक्वायर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो या तो फिर आप मर्जर या फिर एक्विजिशन के थ्रू आप ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, रिसोर्सेस मिलेगा, सब कुछ बैठा बैठाया बिजनेस मिलता है आपको। ठीक है, ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, वहां पर फ्रेश कुछ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं टारगेट के हिसाब से, अगर यहाँ पर देखा जाए अकॉर्डिंग टू टारगेट, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एफडीआई होता है। अब मैम ये हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल एफडीआई का सिंपल सा मतलब है, बिजनेस जो है आप करोगे, अगर आप कहीं भी एफडीआई करते हो, आप रिलेटेड टू द सेम बिजनेस ऑपरेशन, सेम चीज में आप जो है इन्वेस्ट करोगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मैकडोनल्ड। आप एक बात बताइए, हर जगह मैकडी जो है वो क्या से अलग अलग है, कोरिया में अलग है, इंडिया में अलग है, या फिर नहीं? मैम हर जगह मैकडी तो सेम है। तो जैसे समझ लीजिए आप मैकडी तो हर जगह खुल गया है, तो ये क्या तरीके, एक तरीके का एफडीआई है ना भाई।
भाई इन्वेस्टमेंट किया है आके मैकडी में, इंडिया में आके ओपन करा गया, यानी सेम बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर कोई कार की फैक्ट्री है, कोई कंट्री कार मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो कार में ही आकर इन्वेस्टमेंट करेगी, कहीं भी कर ले। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जैसे अगर कार मैन्युफैक्चर हो रही है, कोई भी कंपनी लगा लीजिए, XYZ है, ठीक है, XYZ है, वो कार बनाती है, तो वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो हॉरिजेंटल एफडीआई में वो कार में ही बिजनेस करेगी, किसी और चीज में बिजनेस नहीं करेगी। अगर वो अमेरिका में एफडीआई करेगी, अगर इंडिया जो है अमेरिका में एफडीआई करता है, तो वो कार के अंदर ही करेगा, यानी सेम रिलेटेड बिजनेस में ही करना पड़ेगा आपको। उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। अब वर्टिकल क्या होता है, देखिए वर्टिकल के अंदर सप्लाई चेन तो सेम होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट अलग कर देते हैं। प्रोडक्ट अलग कैसे कर देते हैं, जैसे अगर समझिए जापान में टोयोटा की कार मैन्युफैक्चर्ड होती है, सबको पता है, ठीक है, होती है कि नहीं होती है, कार मैन्युफैक्चर्ड होती है, टोयोटा बना के देते हैं ये लोग। अब इन्होंने क्या किया, कार में तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, मतलब कार में एफडीआई नहीं करेंगे इंडिया में आकर, ये क्या करेंगे, ये टायर्स के अंदर एफडीआई करेंगे, जैसे एमआरएफ टायर्स होते हैं, टायर्स के अंदर, यानी कहीं ना कहीं है तो कार से ही रिलेटेड। मैंने आपको क्या बोला, सप्लाई चेन तो बेटा सेम ही रहेगी, लेकिन प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, थोड़ा प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। देखिए कार में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कार के टायर्स में कर रहे हैं, यानी थोड़ा सा अलग रिलेट, उससे थोड़ा सा मेन प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग, लेकिन वो टायर्स भी तो कार का ही पार्ट है ना एक तरीके का। तो वो क्या कर रहे हैं, एमआरएफ टायर्स में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एफडीआई कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी है तो सेम लाइन में, बट डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर। अब बात करते हैं, इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। देखिए बैकवर्ड का सिंपल सा एग्जांपल क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, अपने होम कंट्री में रिसोर्सेस को लेकर आना, अपने होम कंट्री के अंदर रिसोर्सेस को लेकर आना, उसे बोलते हैं बैकवर्ड। जैसे कि मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसा कि आपको पता है इंडोनेशिया में जो है ना, वो रबर प्लांटेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, रबर का जो प्लांटेशन होता है ना, काफी अच्छी कल्टीवेशन होती है वहां पे रबर की, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, सपोज करिए कंपनी है, जो जिसको जो है वो रबड़ की बहुत जरूरत होती है अपने कुछ भी पार्ट्स बनाने के लिए, तो वो कंट्री क्या करेगी, वो जाकर इंडोनेशिया से क्या कर लेगी, एफडीआई करेगी, इंडोनेशिया में रबर प्लांटेशन में एफडीआई कर रही है जाकर, ठीक है, रबर प्लांटेशन में एफडीआई कर रही है जाकर, जिससे उनको अपने प्रोडक्ट बनाने में रबड़ का जो वो यूज करेंगे, ताकि उनको कंट्रोल आ जाए उस रिसोर्सेज पे। अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, तो हम जब एफडीआई करते हैं बेटा, तो एफडीआई करने का दो ही रीजन होता है हमारे पास, एक तो ये चीज होती है कि हम कंट्रोल कर लेते हैं, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर हमारा हक हो जाता है अगर हम एफडीआई करते हैं, जो भी डिसीजन होगा हमें बोलने का पूरा हक होता है। दूसरा, हम ओनरशिप पे कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए तो एफडीआई करने का फायदा होता है। तो इसीलिए वो क्या करेगी, दूसरी कंपनी, सपोज करिए कि उसे ना रबड़ से कुछ उसका पार्ट्स बनता है, कुछ भी समझ लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है कि रबड़ का उसमें यूज होता है उनके प्रोडक्ट में, ठीक है, तो वो क्या करेगी कंपनी, आकर रबर प्लांटेशन में जाकर वो क्या करेगी, एफडीआई कर देगी, ठीक है। फिर उसको आराम से उसका कंट्रोल हो जाएगा, रॉ मटेरियल पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर चीपली वो रबड़ है, जो रबड़ उसको यूज चाहिए होगा अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो इजिली वो इंडोनेशिया से ले लेगा, ठीक है। आपको समझ में है, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है बस। तो उसे बोलते हैं आपको बैकवर्ड, तो अपने होम कंट्री में क्या करेगा, वो रिसोर्सेस ले आएगा जिससे वो प्रोडक्ट चीपली बना सके। दूसरा होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर टोयोटा, जैसे जापान में टोयोटा कार मैन्युफैक्चर कर रही है, वो अमेरिका में जाके क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप करेगी, जाके अपने जो कार है, जो भी कार मैन्युफैक्चर तो अपने डोमेस्टिक कंट्री में करेगी, लेकिन बेचेगी वो क्या, अमेरिका में भी जाकर, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड। अब बात आते हैं आगे यहाँ पर कॉन्ग्लोमरेट, इसका थर्ड पार्ट है। देखिए कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट के अंदर ना बिल्कुल दोनों बिजनेस बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि मैकडोनल्ड जो है वो नायका में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, मैकडोनल्ड तो बेटा खाने का हो गया, नायका तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, मेकअप हो गया। तो मेकअप और खाना कहाँ से सेम है, कहीं से भी नहीं है। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, लेकिन अनरिलेटेड गुड्स में करती है एफडीआई, उसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कोई लेना देना नहीं होता दोनों चीजों का। अब मैंने आपको बताया ना, नायका और मैकडी का कोई लेना देना नहीं है, मैकडी खाने से रिलेटेड है और नायका आपका ब्यूटी प्रोडक्ट से है। अब आता है मोटिव्स। देखिए क्या रीजन होता है ना जो एफडीआई करनी पड़ती है, क्या रीजन होता है। सबसे पहला रीजन होगा रिसोर्स सीकिंग का, कि हमें रिसोर्सेस लेकर आने, हमें क्या करने हैं, रिसोर्सेस लेकर आने, जहां पे हमें चीप रिसोर्सेस, चीप लेबर मिल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ डेल कंपनी का। डेल कंपनी हमारी तो नहीं है, डेल इंडिया का तो नहीं है ना। अब डेल कंपनी है, आई थिंक यूएसए की है शायद डेल कंपनी, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, बट डेल आई थिंक अमेरिका की ही कंपनी है, ठीक है, तो समझ लीजिए अमेरिका की है, ठीक है। तो डेल कंपनी क्या करती है, अपने कॉल सेंटर्स उन्होंने इंडिया में खोले हुए हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, अपना कॉल सेंटर ऑपरेशंस इंडिया में उन्होंने ओपन करे हुए हैं, ताकि उनको हमारा चीप लेबर मिल सके। क्योंकि हमारे हमारे इंडिया में जो है वो ज्यादा कहते हैं ना, लेबर काफी चीप है हमारे इंडिया में। तो उन्होंने क्या फायदा उठाया,
कि हमारे जो इंडिया की जो स्किल्ड चीप लेबर्स हैं उनका फायदा उन्होंने उठा लिया, रिसोर्सेस ले लिया उन्होंने, ठीक है। दूसरा है मार्केट सीकिंग, या तो फिर आप इसलिए एफडीआई कर रहे हो ताकि आपको मार्केट चाहिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। आप अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो उसके लिए मार्केट चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि भाई अमेरिका में एसी जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड ज्यादा होती है। एग्जाम्पल ले रही हूँ, होती है नहीं होती है वो बात नहीं है, ठीक है। सपोज करिए एग्जाम, कोरिया में हमेशा ठंड रहती है, हमेशा ठंड रहती है, तो वहां पे जो है वह सॉरी वहां पे हीटर जो है, हीटर का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो फिर आप ऐसा जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे आपके हीटर खूब सारे बिके, ठीक है ना, आपको खूब सारा मार्केट मिले अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तीसरा होता है एफिशिएंसी सीकिंग। देखिए एफिशिएंसी सीकिंग का क्या मतलब होता है, अपने आप को और बेटर बनाना, कि इतना एफिशिएंट बनाना ना हमें कि हमें कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, और इतना कॉम्पिटिटिव होना है ना, हमें मार्केट में कंपटीशन की बात आ जाती है, हमें हमें यहाँ पे कॉम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट में, इतना हमें अपने आप को एफिशिएंट बनाना है। या तो फिर इस रीजन की वजह से आप एफडीआई करते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डब्ल्यूटीओ। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है, चाहे डेट से बनता हो चाहे, ठीक है ना, कहीं से भी बनता हो, यहाँ पे क्वेश्चन एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा आपको। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। ये 1 जनवरी 1995 को मैराकेश अग्रीमेंट के अंडर आया था, जब 123 नेशन ने इसको साइन किया था 1994 में। डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस किया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जीएटीटी को किसने रिप्लेस किया था, डब्ल्यूटीओ को। ये एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल में, क्लोथिंग में, बैंकिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, गवर्नमेंट परचेजेस में, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स में, प्रोडक्ट सेफ्टी, सैनिटेशन वगैरह, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर डब्ल्यूटीओ क्या करता है, डील करता है। लोकेशन इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 1995 स्टैब्लिशमेंट है। उरगई राउंड नेगोशिएशन 1986 टू 1984 में क्रिएट किया गया था, ठीक है। बाकी इसके सारी डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बोलता है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन। देखिए आपका काम ये है डब्ल्यूटीओ का कि आप सबको इक्वली ट्रीट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अमेरिका को नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वली ट्रीट करना होता है। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अपने जो लोकल है सॉरी, अपनी जो लोकल्स है और जब फॉरेनर जो लोकल जो आते हैं सप्लायर्स, उन दोनों को ही ट्रीटमेंट आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है। सब कुछ एक इंक्वायरी पॉइंट आपको सेटअप करना चाहिए, जिसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां वो मिल जाए। फेयर कंपटीशन होना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म को ये एनकरेज करता है। अब आता है डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन लिख लीजिए, 5 स्टार का है। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन कैसे बनता है, सबसे पहले ये टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। सारे डिसीजन जो है वो यही लेती है। इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि इसका जो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स है सॉरी, इसके जो मेंबर्स हैं, इनकी जो मीटिंग्स होती है बेटा, ये कब होती है, कितने साल में होती है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, 2 साल में एक बार मीटिंग करते हैं। देख लो इतने ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी है ये, कि 2 साल लगता है इनको एक मीटिंग करने में, मतलब एक मीटिंग के लिए 2 साल लगा देते हैं, सोचिए, ठीक है। हर 2 साल में एक बार मीटिंग रखते हैं ये लोग, और इनका पूरा अथॉरिटी होता है, सारी डिसीजन मेकिंग ये लोग है यही करते हैं। उसके बाद आता है आपका जनरल काउंसिल, उसके नीचे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे जनरल काउंसिल। अब ये क्या है, ये भी हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ये जो है ना जनरल काउंसिल, ये डे टू डे ऑपरेशंस वाले डिसीजन लेती है। वो जो मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है बेटा वो तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेती है, लेकिन जो जनरल काउंसिल होता है ना वो डे टू डे क्या चल रहा है, डे टू डे वो सारे डिसीजन जो है वो जनरल काउंसिल यहाँ पे लेती है। फिर आता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। देखिए ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी इसलिए बनाई जाती है कि अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है या कोई भी पॉलिसी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी पॉलिसी अगर चेंज आ रहा है, कोई भी पॉलिसी है, तो क्या सारे मेंबर्स उसको फॉलो कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के विद इन द फ्रेमवर्क रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं। ये काम होता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी का देखने का। फिर होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। देखिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का सिंपल सा मतलब है लड़ाई झगड़ा। अगर किसी कंट्रीज के बीच में जो मेंबर्स कंट्री है उनके बीच में किसी भी तरीके की झगड़ा लड़ाई हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने की जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास होती है, ठीक है। फिर है आपका गुड्स काउंसिल। गुड्स काउंसिल यानी
ये वो वाले काउंसिल होते हैं जो भी गुड्स से रिलेटेड जो भी व्यापार होता है, ट्रांजैक्शन जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें डील करता है आपका गुड्स काउंसिल। किसी भी तरीके का, जैसे कि आपका सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी, आपकी ह्यूमन सेफ्टी, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग लेबलिंग क्या है, ठीक है, ये गुड काउंसिल ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखता है। फिर है सर्विस काउंसलिंग, ये आपकी सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, टूरिज्म, इन सब से रिलेटेड जो सर्विस के एग्रीमेंट होते हैं बेटा, उनका ध्यान रखना काम होता है सर्विस काउंसिल का। फिर है आपका ट्रिप्स काउंसिल। ट्रिप्स का मतलब समझते हैं ना, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है, यानी आपके पेटेंट, कॉपीराइट, इस चीज से रिलेटेड ये है ट्रिप्स काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बीओपी और बीओटी। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वो पेमेंट होता है। एक बात बताइए, अगर आप अपने घर में है, सपोज करिए आपके घर में कितनी अगर हम मम्मियों की बात करते हैं तो वो पूरा रिकॉर्ड करके रखती है ट्रांजेक्शन्स की, इस महीने इतना खर्चा हुआ है, सैलरी इतनी आई थी वही पापा की, ठीक है, सैलरी इतनी आई थी, दूध वाले को इतना दिया है, और सब्जी कितनी आई है, राशन इतना आया है, फलाना इतना आया है, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हमारी, ठीक है, मम्मियाँ। तो वही चीज बोली गई है कि अगर आप इंटरनेशनल, अपनी कंट्री के साथ नहीं बेटा, अगर आप किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी लेन देन करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करना बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम होता है। उसे ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑल द ट्रांजेक्शन, वो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंडिया इंडिया अगर इंडिया कर रही है ना, तो इंडिया में अंदर अंदर नहीं, इंडिया अगर अमेरिका के साथ कोई ट्रांजेक्शन करती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। वही बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सिंपल सी भाषा में बता दिया मैंने आपको। दूसरी कंट्री से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आता है। अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉड टर्म है, क्योंकि इसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना बेटा, वो नैरो टर्म है, क्योंकि वो सिर्फ विजिबल आइटम्स को इंक्लूड करता है। जो चीज आप टच कर सकते हो, जो चीज आप देख सकते हो, सिर्फ वही चीजें ये जो है वो क्या करता है, बीओटी आपका रिकॉर्ड करता है। लेकिन बीओपी क्या होता है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, चाहे वो विजिबल हो, चाहे इनविजिबल हो, चाहे कैपिटल ट्रांसफर्स हो, चाहे करेंट ट्रांसफर्स हो, चाहे यूनिलेटरल हो, सब कुछ, ठीक है। ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल, इनफेवरेबल का मतलब ये है, अगर आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है और इंपोर्ट कम किया है तो फेवरेबल चीज है भाई, आप सामान ज्यादा बेच रहे हो, वो फायदे में है, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल सिचुएशन में आ जाएगा। यानी अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फेवरेबल है, और अगर आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो तो अनफेवरेबल है, ठीक है। ये चीजें बीओटी के अंदर आती हैं। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं यहाँ पर, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। देखिए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर आपका इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी किसी भी तरीके का सामान जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अगर उसका कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो करंट अकाउंट के अंदर आता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर किसी की तरीके की सर्विसेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है, वो करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, देखिए यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब कोई भी चीज एक तरफा, वो भी फ्री में मिलना, जैसे गिफ्ट्स, डोनेशन, चैरिटी, कोई भी चीज फ्री में, मान लो यूएसए में मेरी मासी रहती है, उन्होंने मुझे फ्री गिफ्ट में कुछ भेजा है, वो चीज, ठीक है। कोई भी फ्री वाली चीज यहाँ पर, वो भी एक तरफ से, दोनों तरफ से नहीं भेजी जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक तरफ से आ रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। कोई किसी भी तरीके की इनकम, रिसिट्स और पेमेंट्स, वो करंट अकाउंट में आती है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर चेंज आते हैं, ठीक है। जहां पर भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर चेंज आते हैं, उसे कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। इसमें आपने कहीं से उधार ले रखा हो, एफडीआई आपने करी हो, ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। या आपने बोरोइंग कर रखी हो, कहीं से उधार पैसा ले दे रखा हो, वो चीज यहाँ पर आती है। साथ ही साथ आपका ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व आता है। ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व का मतलब यहाँ पे सिंपल से आपके पास कितना गोल्ड रिजर्व है भाई, कितना आपके पास दूसरे कंट्री की करेंसीज है, कितना आपके पास स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, ये सारी चीजें आती हैं ऑफिशियल